नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश पर सास अटैक की, जिसमें सबसे पहले एस का मतलब शिवपाल यादव है, जो अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और ए का मतलब है आजम खान, जिनका कुनबा बगावत के सुर दिखा रहा है। आखिरी एस का मतलब है सुखराम यादव, जिनके सुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद अचानक से बदल गए हैं। और इस सास अटैक के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है, क्योंकि बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही। और अब बात बगावत से आगे बढ़कर इस्तीफों पर आ गई है। मतलब ना मुलायम सिंह का संदेश काम आ रहा है और ना अखिलेश यादव की रणनीति। समाजवाद की बागी एक्सप्रेस चक्रव्यूह में घिरे अखिलेश। आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से कब मुलाकात की? शायद ना मेरे पास समय है ना उनके पास समय है मिलने का। चलते फिरते कहीं मिल जाएंगे, पार्लियामेंट में बात हो जाएगी। नहीं काम आया मुलायम संदेश, बगावत से कैसे निपटेंगे अखिलेश? मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की समाजवादी पार्टी और थी, आज की समाजवादी पार्टी कुछ और है। अखिलेश पर सास अटैक। पहले शिवपाल, फिर आजम और अब सुखराम सिंह यादव की बगावत ने समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जब से सुखराम सिंह यादव सीएम योगी से मिलकर आए हैं, उनके तेवर बदल गए हैं। आजम खान के जो सहयोगियों ने जो बातें कही हैं, मैं कहीं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है। और अखिलेश जी को चाहिए कि इस पर दूरदर्शिता से काम करें, वरना पार्टी के ऐसे लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय का इंतजार कर रहे हैं। और यदि आपकी यही कार्यशैली रही तो मैं समझता हूँ कि कोई लोग निर्णय लेंगे, इसका नुकसान पार्टी को होगा। सुखराम सिंह यादव ने भी दूसरे नेताओं की तरह अखिलेश यादव पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। और अब सवाल बड़ा हो गया कि अखिलेश यादव के कैंप में और कितने बागी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ अलग अलग शहरों में बागियों की संख्या बढ़ती जा रही। समाजवादी पार्टी में बगावत की एक्सप्रेस जारी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पहले शिवपाल यादव, उसके बाद आजम खान और अब राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद सुखराम सिंह यादव ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। सुखराम सिंह यादव ने साफ तौर पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है और इसीलिए सुखराम सिंह यादव पर भी अखिलेश यादव से मिलने का वक्त नहीं है। सुखराम ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव किस नए घर में रहते हैं इसका पता उनको नहीं है और उस घर का उन्हें अभी तक दीदार करने का मौका भी नहीं मिला है। क्योंकि जो बगावत शिवपाल यादव से शुरू हुई, वो आजम खान के कुनबे से होती हुई शहर शहर में फैल रही। आजम खान के समर्थन में सलमान जावेद रायनी और मोहम्मद कासिम जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। और जो आरोप अखिलेश यादव पर अब तक आजम खान कुनबे की तरफ से लगाए जा रहे थे, वो दूसरे नेता भी लगाने लगे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के जमाने की समाजवादी पार्टी और थी, आज की समाजवादी पार्टी कुछ और है। आज की समाजवादी पार्टी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जो हैं, उनके मशवरों से चल रही है और प्रोफेसर समाजवादी पार्टी के बिल्कुल मुशीर हो रहे हैं। न मुलायम सिंह यादव का संदेश काम आ रहा, न अखिलेश की रणनीति, क्योंकि जहां एक तरफ सुखराम सिंह यादव योगी से मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अखिलेश राजधानी लखनऊ में पिता मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर आगे की रणनीति तैयार कर रहे थे। जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं, तमाम सारे पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। खासतौर से अगर हम रामपुर की बात कर लें, सुल्तानपुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पार्टी के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति समाजवादी पार्टी की रहने वाली है, इस पर शायद खुद मुलायम सिंह यादव जो है वो कुछ चीज़ें जरूर अखिलेश यादव को उन्होंने कल मैनपुरी में भी कहा कार्यकर्ताओं के सामने, और आज भी जब ये मुलाकात हो रही है, ये बैठक हो रही है, तो इन सारे विषयों पर चर्चा जरूर होगी। बड़ी बात यह है कि जो भी नेता बागी हो रहा, वो मुलायम के साथ तो आस्था दिखा रहा, लेकिन अखिलेश पर भरोसा नहीं जता पा रहा।
क्योंकि जब सुखराम सिंह यादव से पूछा गया तो वो कहते नजर आए कि उन्हें अखिलेश यादव के रहते वो इज्जत नहीं मिली जो मुलायम ने दी। अखिलेश जी से आप संपर्क करने की कोशिश करते हैं या उनके द्वारा आपसे संपर्क करने की कोई कोशिश की गई? मैं आज तक उनका नया निवास नहीं जानता हूँ, कहाँ रहते हैं। पहली बार जरूर जानता था, अब तक का मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि मैं उनके नए निवास का दीदार कर सकूं, देख सकूं कि नए निवास में कहाँ रह रहे हैं। वैसे यही आरोप आजम खान कुनबे का भी है, जिसे लगता है कि अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल से रिहा करने की वो लड़ाई नहीं लड़ी जो लड़नी चाहिए थी। क्या ये मान लिया जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते क्या ये मान लिया जाए? हालांकि अखिलेश के लिए इस मुश्किल घड़ी में इरफान सोलंकी जैसे नेता साथ खड़े हैं, जो बगावत कर रहे नेताओं को अवसरवादी बताते हैं। समय समय पे हर परिवार पे संकट भी आता है और अच्छे दिन भी आते हैं, तो ये समय है वो अवसरवादियों को देखने का। ये अवसरवादी कौन है? ये अवसरवादी लोग कौन हैं? ये अवसरवादी वो होते हैं जो हर चीज़ खुद अपने लिए चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं। एक ने इस्तीफा दिया सलमान राइन ने, जिसने सलमान राइन ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? लेकिन मुद्दे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी में शुरू हुई बगावत आखिर कहां जाकर खत्म होगी, क्योंकि अखिलेश यादव इसी साल बैक टू बैक 2 चुनाव हार चुके हैं। अगर हार का सिलसिला 2014 से जोड़ेंगे तो लिस्ट और लंबी हो जाएगी। यही वजह है कि बगावत का सुर अख्तियार किए हुए नेता अब अखिलेश यादव की लीडरशिप पर सवाल उठाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात शिवपाल यादव के भगवा काउंटडाउन की, क्योंकि जब से शिवपाल यादव भाजपा की तरफ झुके हैं, उनके बयान, उनके ट्वीट्स करने का अंदाज बदल गया है। क्योंकि कल तक जिस कॉमन सिविल कोड का नाम तक नहीं लेते थे, आज वही शिवपाल इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। और अब सवाल बड़ा है, कहीं ये शिवपाल यादव का भगवा काउंटडाउन तो नहीं? कॉमन सिविल कोड, शिवपाल का मिशन, CCC डिकोड। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे। एक देश एक कानून, शिवपाल यादव का आंदोलन अल्टीमेटम। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड की गूंज सुनाई देने लगी, कि अब तक सिर्फ भाजपा इसे लागू करने की मांग कर रही थी, लेकिन अब शिवपाल यादव ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। शिवपाल यादव ने देश में समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कहकर सूबे की सियासत को गरमा दिया है। समान नागरिक संहिता की आवाज, तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। शिवपाल यादव ने सिर्फ कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात नहीं कही, बल्कि इसको लेकर अपनी सभी इकाइयों को भंग कर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की बात कही है। तो हम लोग आज ही उनके जयंती के शुभ अवसर पर समान नागरिक संहिता की आवाज बुलंद कर रहे। तो यहीं से हम लोगों का चाहे आंदोलन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमें लोहिया जी के और अम्बेडकर जी के जो भी सपने अधूरे थे, उनकी आवाज़ उठा करके अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर जयंती के दिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसके बाद से अब तमाम चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा कि समान नागरिक आचार संहिता को लागू करने का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और उनके लोग इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। शिवपाल यादव ने कॉमन सिविल कोड को लेकर ये बात ऐसे वक्त में कही है जब उनकी अखिलेश यादव के साथ जमकर
अदावत चल रही है और उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा हर तरफ हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश का एजेंडा है और देश के विकास और तरक्की का एजेंडा है। अगर शिवपाल जी उस एजेंडे को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है और हर देश के नागरिक का एजेंडा होना चाहिए कि वो देश के एजेंडे के साथ चले। प्रगतिशील समाजवाद को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जहां भी किसी दल में जाना न जाना, ऐसे सवालों से ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि हम राष्ट्रीयता और समाजवाद को कैसे धरा पर उतारें। जानकारों की माने तो कॉमन सिविल कोड को हथियार बनाकर शिवपाल अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समान नागरिक संहिता एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बात जब भी आती है सियासत खुद ब खुद गर्म हो जाती है। वैसे ये मुद्दा हमेशा से भाजपा के एजेंडे में रहा है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी कॉमन सिविल कोड का जिक्र था। लेकिन जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर शिवपाल यादव आंदोलन की बात कर रहे हैं वो है क्या, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी मजहब या जाति को हो। इसकी वकालत करने वालों का मानना रहा है कि जब तक समान नागरिक संहिता का कानून नहीं होगा तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। लेकिन शिवपाल यादव के बयान के बाद कॉमन सिविल कोड लागू करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं और अब निगाहें यूपी सरकार पर है। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये आज तक लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लाउडस्पीकर की भक्ति या शक्ति की, क्योंकि महाराष्ट्र से सुलगी लाउडस्पीकर वाली चिंगारी अब यूपी के अलग अलग शहरों में दिखने लगी है। लाउडस्पीकर से आजान के विरोध में अलीगढ़ कासगंज में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। और अब सवाल बड़ा है कि लाउडस्पीकर पर हो रहा ये शोर क्या सियासत का नया अखाड़ा है? लाउड स्पीकर पर सबसे बड़ा धर्म युद्ध। लाउड स्पीकर पर भक्ति या शक्ति। यूपी में बड़ा शोर, सियासत हो रही घनघोर। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि लाउड स्पीकर पर भी घनघोर सियासत हो सकती है, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि महाराष्ट्र के ठाणे में सुलगी लाउड स्पीकर की चिंगारी का असर अब यूपी के अलग अलग शहरों में दिखने लगा है। अलीगढ़, कासगंज और महादेव की नगरी काशी में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान के विरोध में मंदिरों और चौक चौराहों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाने लगा है। शोर वाली सियासत की चिंगारी सबसे पहले महाराष्ट्र और कर्नाटक में सुलगी। पण आज 12 तारीख आहे, 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही। अब अलीगढ़ में युवा क्रांति नाम के एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर से कर दिया। हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने शीघ्र अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर लाके हनुमान चालीसा का पाठ कराया। जबकि कासगंज के पटियाली में भी लाउड स्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है।
मैंने देखा है कि दिन में 5 बार मेरे दुकान के सामने मस्जिद है, उसमें 5 बार नमाज होती है और लाउड स्पीकर का साउंड आप सुनेंगे तो आपको आप किसी से बात कर रहे होंगे तो आप अपनी बात नहीं सुन पाएंगे। अच्छा। उनका साउंड इतना तेज रहता है। हाँ। बार बार लोगों ने विरोध भी किया लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। हाँ। उसको देखते हुए हम लोगों ने पटियाली के 2 मंदिरों पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा की शुरुआत की है। हालांकि इसी पटियाली में जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो स्थानीय लोगों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसालें दी। पटियाली में तो कभी कोई मसला रहा ही नहीं और ना इस वक्त। अगर कोई हनुमान चालीसा की कोई अब्बा चली है तो ऐतराज़ किस बात का? हनुमान जयंती है, हनुमान चालीसा अगर हनुमान जयंती में नहीं पढ़ा जाएगा तो फिर कब पढ़ा जाएगा? पढ़े खूब शौक से। तो जहाँ तक आज़ान का सवाल है, आज़ान के बारे में मैं सारे अपने मुस्लिम से ही कहना चाहूँगा कि आज़ान का वक्त जब हो तो आप अपना मिनिमम आवाज़ पर आज़ान दें, मैक्सिमम आवाज़ ना हो। ऐसी ही मिसाल कानपुर के टाटमील चौराहे से सामने आई, जहां जुमे के दिन पहले नमाज हुई और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ये अवधान चल रहा है, जो विवाद हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है अभी फिलहाल। यहाँ से सबक जी, लेने यहाँ से सबक लेने, यहाँ देखे आके, यहाँ से सबक लेने आके, यहाँ सबक लेने की जरूरत है लोगों। एकता देखिए आप, एकता देखिए मंदिर मस्जिद, और क्या चाहिए? दोनों लोग का एक ही रास्ता है, यहीं से होके मंदिर में लोग जाते हैं और यहीं से लोग मस्जिद में भी जाते हैं। चालीसा पढ़ेंगे अजान के वक्त, इस तरीके की जो बातें करते हैं, ऐसा लोग कुछ नहीं है सर, यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा। 20 साल तो काम नहीं, वो सब ये काम कर रहे हैं। जिनके पास कोई काम नहीं वो सब ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर सब एकता से काम चल रहा है। तो ये नमाज करके, जुमे का दिन है और रोजेदार हैं, नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। ये एक मीनारी मस्जिद है और इसी की बाउंड्री से लगे हुए ये मंदिर है और बरसों से यहाँ पर सांप्रदायिक एकता की मिसाल कायम है। शामली में भी जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने भी लाउड स्पीकर के मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ सियासी शोर बताया। ये सभी लोगों के साथ होती है, जहाँ पे जितने लोग होते हैं मोहल्ले के, जुमा होता है। हमारे शहर में बहुत सुकून का माहौल है, अच्छी तरीके से जुमा पढ़ रहा है, सब अपनी इबादत में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा सुकून का माहौल है। सब अपनी अपनी नमाज वक्त पे अदा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रमज़ान का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये हमारा जो है लोकतंत्र, यहाँ सबको अधिकार है। हमारे हिंदू भाई अपना हनुमान चालीसा करें, हमारे मुसलमान भाई लाउड स्पीकर में नमाज पढ़े। जब से देश आज़ाद हुआ तब से होता आ रहा है। ये तो कुछ लोग मुद्दे उठा देते हैं, मुद्दों का क्या है तो उठते रहते हैं। वहीं अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद लाउड स्पीकर के विवाद को अलग ही नजरिए से देख रही है। देखिए, हिंदुओं के ऊपर ये आक्रमण करना और हिंदुओं को ही दोष देना, ये तो बात समझ में नहीं आती है। इसलिए जैसा कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जगह पर शोभा यात्राएं हुई, एक जगह पर समस्या नहीं हुई, तो ये भी कुछ बातें कहती है। तो इसलिए देश भर में राम जी का, हनुमान जी का गौरव बढ़ना चाहिए और इनके भक्ति के प्रसंग अधिक से अधिक गौरव से संपन्न होने चाहिए। मुद्दे की बात वही है जो हमें बचपन से सिखाई और पढ़ाई गई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर लाउड स्पीकर के विवाद को देख लगता है सियासत जरूर सिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मुर्तजा की फसाद फ्रेंड लिस्ट की, जिसे लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, क्योंकि एटीएस को पूछताछ में मुर्तजा की 6 फेसबुक आईडी का पता चला। साथ ही खुलासा हुआ कि मुर्तजा सिर्फ मुसलमानों को ही अपना दोस्त बनाता था, क्योंकि मुर्तजा की फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ एक गैर मुस्लिम ही मिला। लेकिन बात सिर्फ फसाद वाली लिस्ट की नहीं है, मुर्तजा के गोरिल्ला वार की भी है, जिसे देखकर पुलिस ने पूछताछ की रणनीति बदल दी है। खुखार मुर्तजा का गोरिल्ला वार, पुलिस वालों पर प्रहार। एटीएस सूत्रों ने बताया कि मुर्तजा ने पूछताछ करने वाली टीम पर हमला भी किया। गोरखपुर हमले पर बड़ा खुलासा, सिर्फ मुसलमानों से होता था मुर्तजा का दोस्ताना। गोरखपुर हमले की वो खौफनाक तस्वीर आज भी सबके जहन में है, जब दिमाग में जिहाद का जहर भरकर मुर्तजा अहमद अब्बासी ने गोरखपुर मंदिर पर हमला बोला था और अपने आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया था।
हालांकि वो और दहशत मचाता उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल की सलाखों में रहने के बाद भी मुर्तजा के दिमाग में जिहाद का केमिकल निकला नहीं है, बल्कि मुर्तजा और ज्यादा घातक हो गया है, क्योंकि शुक्रवार को जब पुलिस मुर्तजा से पूछताछ कर रही थी तब मुर्तजा ने पुलिस पर हमला कर दिया। गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाला मुर्तजा एटीएस की पूछताछ के दौरान हिंसक होने लगा है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि मुर्तजा ने पूछताछ करने वाली टीम पर हमला भी किया। सवाल जवाब के दौरान मुर्तजा अचानक आक्रामक हो गया और उसने अपने आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने की कोशिश की। और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसने आज पूरे यूपी को हैरान कर दिया। दरअसल हमीरपुर के गुटखा व्यापारी के यहां सेंट्रल जीएसटी की टीम छापेमारी करने पहुंची और जब कमरे की तलाशी ली गई तो बेडरूम से रसोई तक काली कमाई की कलई खुल गई। सुबह से रात तक नोटों की गिनती चलती रही जो पूरी नहीं हो सकी है। इसके बाद नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। बेडरूम में काला खजाना, तिजोरी वाला पलंग, 18 घंटे में मिला खजाना, रसोई में सीक्रेट तहखाना। देखते जाइए इस कमरे में बिखरी बेशुमार दौलत को, बिस्तर से फर्श तक फैले 2000 के नोटों को। सुनते जाइए नोटों को गिनती मशीन से आती खर खर की आवाज। 1, 2, 3, 4, 5, ना जाने कितने अफसर सुबह से लेकर रात तक इन नोटों की गिनती करते रहे, लेकिन कभी रसोई से नोट निकलते, कभी बिस्तर के नीचे से, और गिनती का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। ऐसे में घंटों की मशक्कत के बाद देर शाम नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। दंग करने वाली ये तस्वीरें हमीरपुर के गुटखा व्यापारी जगत गुप्ता के घर की है। 13 अप्रैल की सुबह 6 बजे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और रात 8 बजे के आसपास नोट गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवाई गई। पूरे 6 करोड़ 31 लाख 11,800 रुपए की बरामदगी हुई, जबकि 80 लाख का सामान भी बरामद किया गया। लेकिन इस रेड की तस्वीरें अब सामने आई है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ कि जगत गुप्ता 95% कारोबार कैश में करता था। एक दिन में कम से कम 6 से 8 लाख का कारोबार था, यानी साल में कम से कम 20 करोड़ का माल बेचा करता। लेकिन जीएसटी रिटर्न सिर्फ 5,000 से 20,000 रुपए के बीच दिखाया जा रहा था। इतने कम रिटर्न से ही सीजीएसटी अफसरों को शक हुआ। खुफिया जांच कराई गई तो असली कारोबार का खुलासा हुआ। कैश लेन देन होने की वजह से बैंकों से ट्रांजैक्शन कम थे। अब काली कमाई का खुलासा हुआ है तो पूरे हमीरपुर में हंगामा मच गया है। हर कोई हैरान है। आम आदमी की जिंदगी बसर करने वाला ये गुटखा कारोबारी बहुत बड़ा जालसाज निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।